के विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और कक्षा 6 विषय बात करें सामाजिक विज्ञान और तीसरा अध्याय आज हम पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय के हमने प्रश्न उत्तर कर चुके हैं, तो तीसरा अध्याय और इस तीसरे अध्याय का नाम है प्रारंभिक नगर। कौन सा नाम है? प्रारंभिक नगर। पुराने भवनों का संरक्षण। देखिए दो सरदार जी हैं, देखो जसपाल और हरप्रीत, है ना। यानी सरदार जी कहने का मतलब क्या हुआ? दोनों ने पगड़ी लग रखी है, इसका मतलब सिख समाज से है। तो देखो जसपाल और हरप्रीत दोनों के नाम है। अपने घर के पास ही गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इस खंडहर घर की तरफ तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बीच भूतहा घर कहा करते थे। भूतहा घर का मतलब जो पुराना हो जाता था ना, उसमें कहते थे कि भूत रहते हैं, तो भूतहा घर। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं कड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत करवाने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। यानी कोई पुराना घर मिल जाता है ना, कोई नई चीज़ मिल जाती है, तो हम सोचते हैं ये क्या चीज़ होता है, ये कहाँ से आया यार, इस तरह की हमने तो पहली बार देखा है। तो एक हड़प्पा शहर है आज पाकिस्तान में, ठीक है, ये हड़प्पा आज पाकिस्तान में, उसकी कहानी देखो। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरिंग को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ लाए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। फिर देखिए, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? देखो, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। पहले पक्की ईंटें भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा पक्की हुई नहीं थी, पहले धूप में या थोड़ा बहुत आग में ही नहीं पकाया जाता था। उसके बाद देखिए, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्व, ये मोहनजोदड़ो भी कहाँ पे है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है, ठीक है। महान स्नानागार, यानी स्नान करने के लिए बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। प्लास्टर होता ना, प्लास्टर, आज प्लास्टिक की जो ये पाइपें वगैरह आती है ये। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। चारकोल जैसे आजकल अपने फेविकोल वगैरह लगाते हैं। इसमें क्या है कि इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा ये हमारे हनुमानगढ़ जिले में है और लोथल गुजरात में है। जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड का मतलब जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे ना, अग्नि का कुंड होता है जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह का मतलब आज अपने अनाज रखने के लिए एक अलग ही कमरे में रखते हैं ना, तो वैसे अनाज रखने के लिए एक बड़ा कमरा होता था, ये भंडार गृह। ये देखिए, ये सारी सभ्यता दे रखी है यहाँ पे। झेलम नदी, चिनाब नदी, गवरेवाला, कालीबंगा, राखी गढ़ी, सिंधु नदी, चौहुंदड़ो, धोलावीरा, सुरकोतरा, लोथल, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। और ये चित्र देखो, महान स्नानागार, यानी इस तरह का स्नानागार था। इसमें ये आज जैसे तालाब होते हैं ना, वैसे तालाब की तरह इसके अंदर ये नहाते थे ये। अब देखो इनके भवन कैसे बने थे, नाले कैसे थे और इनकी सड़कें कैसी थी।
तो इन नगरों में घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, यानी अलग अलग कमरों में अलग अलग स्नानागार। कुछ नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं, जैसे नालियाँ होती है ना ढकी हुई शहरों में, वैसे इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी है वो आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, यानी अलग अलग बनाए जाए। मेन होल का मतलब होता है कि पानी और जो कचरा वगैरह निकाल सके, वो मेन होल होते हैं। इनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। ये देखिए, ये इस तरह के घर थे, ये देखिए, ये बना रहा ना मिस्त्री। नगरीय जीवन देखो कैसा था, नगर का जीवन कैसा था और ग्रामीण का जीवन तो नगरीय। देखते हैं, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद इन चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार जो काम करने वाले स्त्री व पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे, यानी बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते हैं? पीछे हमने पढ़ा था ना, मेहरगढ़। सबसे ऊपर देखो मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये देखिए, ये नाला बना हुआ है। ऊपर एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है, एक हड़प्पा की मोहर है यहाँ पे। और मोहर के ऊपर नीचे एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में लेखन कला बनी हुई है। अब आगे देखिए, नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिली है उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांस्य, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांस्य से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। फिर देखो इधर ये मनके, देखो इस तरह के बाट हुआ करते थे। ये मनके जैसे आज सोने चांदी के बने होते हैं ना आभूषण, वैसे इनके नहीं बनते थे, पत्थरों के, हड्डियों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, खूबसूरत डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तुमने जिन गाँव के बारे में पढ़ा, क्या अब धातु का उपयोग होता है? क्या वे पत्थर के बाट बनाते हैं? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। चित्र देखो, ठीक है, मूर्ति बनाई हुई है पत्थर की और मिट्टी की। इसमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये है ना, ये चित्र देखो, किसी ने दाढ़ी बनाई है, और ये कोई विशेषज्ञ होगा, यानी निपुण होगा ना, वही बनाएगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते हैं या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में क्या होते हैं, दक्ष होते हैं। फेंस, अब ये फेंस देखो क्या है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है।
बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले व हल्के समुद्री गहरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। अब कच्चे माल की खोज कैसे हुई? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के ऐसा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। जो खेत में अपने कपास चूगते हैं ना, वो कच्चा माल होता है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती है, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थ जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये देखो, चीज़ों को एक दूसरे जगह पर ले जाया जाता था गाड़ियों से। अब है नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल।